हे परमपिता परमात्मा, शब्दों की साधना में, श्रवण की साधना में मैं हर क्षण आगे बढ़ सकूं और आपके साथ एकाकार को अनुभव कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद हम अभी शुरू करेंगे हमारी बुक, जिसका नाम है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। क्रिस मैचेस्नी की बुक, सीन कोवे भी को ऑथर हैं और जिम होलिंग। तो इस बुक में हमने कहा कि देर आर 4 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर किसी भी काम को हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए देर आर 4 स्टेजेस, देर आर 4 स्टेप्स। सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड फोकस ऑन द वाइडली इम्पॉर्टेंट। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अति महत्वपूर्ण है, उस पर हम फोकस करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ये सुनते हैं तो हमको लगता है कि वो 15-20 चीज़ें जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऑथर्स का ये मानना नहीं, वो कहते नहीं 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 नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। 10-20 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके सुपर इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, उनकी बात नहीं हो रही, 5-10 की भी बात नहीं हो रही। सिर्फ बात हो रही है 1 या 2 लक्ष्य। 1 या 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर वो बदल जाएं तो आपकी ज़िंदगी में बाकी सब बदल जाएगा। वो क्या है, वो ज़रा सोचने की कोशिश करें, तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में आएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करते हैं। तो मैट मैकॉल की शायद आपने नाम सुना होगा। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और मतलब उनका जो लाइसेंस प्लेट है उस पर उन्होंने लिखा है कर्मा। तो कर्मा मतलब कर्म, जो हम श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ते हैं। तो जहाँ तक जब हम कर्म करने की बात करते हैं तो क्या करना है कि छोटे मोटे हर चीज़ करने की नहीं, वो कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए प्रकृति ने आपको बनाया है। हर संस्था हो चाहे हर इंसान हो, वो एक एक कमाल की शक्ति उनके पास होती है, एक खास पावर उनके पास होती है। तो वो हमको देखना पड़ता है। उसको उन्होंने एक नाम दिया है, व्हील हाउस। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप हो सकते हैं, वो क्या है। तो वो चीज़ अगर हम पकड़ लें, वो कहते कि कोई भी संस्था, कोई भी इंसान, उसकी सफलता के 80% चांसेस होते हैं अगर वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करे। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। दिस इज़ रियली गुड। तो 80% जो है वो कौन सी चीज़ है, उसको ज़रा पकड़ने की कोशिश करें। और अगर वो बात हमको पकड़ में आ जाए तो कहते हैं एवरी डे यू मस्ट प्रैक्टिस फोकस। फोकस 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 फोकस। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, आपको आनंद देती है, आपको सुकून भी देती है और साथ साथ आपके जीवन को जो है थोड़ा बेहतर बना सकती है। अच्छा, तो वो जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रख कर के अगर फिर हम काम करें तो चीज़ें जो हैं वो बदलती चली जाएंगी और बेहतर होती चली जाएंगी। एक और इस बुक में जो दूसरा मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिसके बारे में हमने कल भी थोड़ी सी बात की। उन्होंने कहा एक बार आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स आपको मिल जाएं तो सेकंड है कि आपको देखना है मैं उसमें कितना आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा एक गोल है जो मुझे 1 साल बाद अचीव करना है एंड देन दैट्स इट। नहीं, उस 1 साल बाद जो गोल, जो मेरे लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट गोल है, वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने आज क्या किया, आज मैंने उसके लिए क्या किया, आज मैं उसकी तरफ कितने कदम चला। इसको हमें डेली बेसिस पर मेजर करना होता है। डेली बेसिस पे एक बार बैठ के हमको सोचना होता है कि हाँ, इतने कदम मैं चला, इतनी चीज़ें मैंने आज इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की। जैसे ही हम मेजर करना शुरू करते हैं
वैसे ही हमको अपना भविष्य दिखने लगता है। जैसे ही मेजरमेंट शुरू होता है आपके पास एक खास कैपेसिटी आ जाती है जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन। तो नियमित रूप से अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपने तय किया है कि मैं डेली जो है एक टेस्ट पेपर सॉल्व करूँगा, उस टेस्ट पेपर के स्कोर से क्या होगा, जैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मेजर करेंगे, मैं कितना समझ में आया, कितनी चीज़ें हुई, तो क्या दिखेगा। अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपकी मेहनत सही दिशा में हो रही है, तो आपके स्कोर्स अच्छे होंगे। सेल्फ टेस्ट में भी आपके स्कोर अच्छे होंगे, तो आपको दिखेगा ओके आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। अगर आपके सेल्फ टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा, मेरी प्रिपरेशन उतनी सॉलिड नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम गलत फहमी में नहीं रहते कि सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने से ही हो जाएगा, या ये नहीं। यू विल हैव 100% क्लैरिटी कि होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत सिंपल है। वो कहते हैं एवरीडे मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट मेजरमेंट गिव्स यू पावर। किस चीज़ की पावर, कि आप जो है वो प्रेडिक्टिव हो जाते हैं, आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो है वो कहते हैं, दूसरा जो फैक्टर है वाई यू शुड मेजर, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंस। पहला है प्रिडिक्शन और दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंस। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात है। जब आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा आज की मेहनत से, तो फिर क्या हुआ, जैसे प्रिडिक्शन हुआ अब आप अपने कल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आने वाले कल को। अब आप अपनी कल की जो रणनीति है उस रणनीति को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। आज मेरा ध्यान भटका इन दो चीज़ों की वजह से, और कल मैं इस ध्यान को भटकने से रोक सकता हूँ अगर मुझे रोकना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आज परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी मेरी। तो ये बहुत कॉमन सेंस है। मतलब हम इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं और एक के बाद हर किताब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करती है। वही चीज़ें, गोल्स बनानी है, वही कहती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल पे फोकस करना है। वन थिंग अभी हमने पढ़ा, उसमें भी कहा एक चीज़ पे फोकस करना है। ये भी कह रहे हैं जो वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स हैं एक या दो, और फिर देखो कि उस गोल की तरफ आज अपन कितने बढ़े। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट बात उन्होंने कर दी है। दो तरह की शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं, एक हम फ्यूचर देख पाते हैं और दूसरा हम उसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उसकी दिशा को मोड़ पाते हैं कि हाँ इस स्ट्रैटेजी से, इस तरह से कर्म करने से वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, तो हम अपने कर्म को अलाइन करते चले जाए। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, स्कोर की बात करते हैं। मेजर करना और स्कोर करना, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है। भाई हमने मेजरमेंट कर लिया है, मेजरमेंट करने से हमको अंदाज़ा लग गया हम क्या कर रहे हैं, ये स्कोर बोर्ड की फिर क्या ज़रूरत पड़ गई, वाई यू शुड कीप योर स्कोर्स। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस को ऐसे समझें, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, लेट्स से आपकी पढ़ाई की बात करें, तो पढ़ाई की बात को जब हम मेजर करने पे आएंगे तो हम क्या कहेंगे, ओके आज मैंने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े और कौन से कॉन्सेप्ट पर मेरी कितनी गहरी अंडरस्टैंडिंग बनी, जो आप अपनी लॉग बुक में ऑलरेडी करते ही हो। लॉग बुक में आप टॉपिक के आगे क्या लिखते हो, ए का मतलब है दिस इज़ मोर देन 90% क्लियर टू मी, ऑलमोस्ट डन। बी का मतलब 80-90 के बीच में है, पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट विद सेल्फ स्टडी आई कैन डू दैट। सी का मतलब है आई सीक, मुझे हेल्प चाहिए टीचर की, मुझे अकेले से नहीं होगा या किसी फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। तो हम कैटेगराइज करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट, कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा कॉम्प्रहेंशन का लेवल क्या है इसमें, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। फिर दूसरी चीज़ भी आप उसमें करते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स आपने पढ़े, वो सब भी आप लॉग बुक में डेली लिखते हैं। अब ये स्कोर का क्या मतलब है, स्कोर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे आपने आज के दिन पढ़ाई में लगाए, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। कितना आपका जो टेस्ट का परफॉर्मेंस था, उसका टेस्ट का परफॉर्मेंस क्या था, 20 में से आपने 18 स्कोर किए, आपने 19 स्कोर किए, 20 में से 20 स्कोर किए या कम स्कोर किए, दैट वाज स्कोर बोर्ड। तो वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपको दिखते रहते हैं, अच्छा यहाँ काम करना है, ये थोड़ा यहाँ पहुँचा है। तो नंबर जो है वो आपको आपकी प्रोग्रेस के बारे में एक आइडिया देते रहते हैं। और फिर इसमें जो तीसरी बात के बारे में उन्होंने फोकस किया, ओके
ठीक है, नंबर्स की क्लैरिटी भी हो गई हमको, स्कोर भी हमको दिखने लगा। व्हाट नेक्स्ट? अगली चीज़ क्या? तो अगली चीज़ में वो कहते हैं कि चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप पढ़ाई मतलब बिजनेस में है, दूसरे लाइफ की, तो अकाउंटेबिलिटी। इवन घर में भी व्हाट आर द थिंग्स दोज आर गोइंग टू हैपन, बट उनके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके लोग, आपके फ्रेंड्स, आपकी टीम, आपके आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी जवाबदेही तय की जा सकती है और दे कैन बी अकाउंटेबल फॉर समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने हैंड्स को बढ़ा दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, अगर आप देखें कभी भगवान की तस्वीर देखेंगे तो आपको भगवान के बहुत सारे हाथ दिखेंगे। दिखा है क्या? है ना? कई बार तो बहुत सारे भगवान के हाथ दिखेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान बहुत सारे हाथों से बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा आप एक थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, आपके अभी 2 हाथ हैं। सोचो कि 2 की जगह आपके अभी 10 हाथ हो गए, 5 इधर 5 इधर। तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे या 10 हाथों से कम काम कर पाओगे? कम कर पाओगे। ओह गॉड, क्यों? कन्फ्यूजन हो जाएगा। यस यस। तो फिर भगवान को ज़्यादा हाथ ऐसे फोटो में दिखा के और ऐसे उनको ज़्यादा कम इफेक्टिव दिखाना था कि ज़्यादा इफेक्टिव दिखाना था? ज़्यादा इफेक्टिव दिखाना था। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम क्या कहते हैं, कई बार होता है ना कि यार वो तो ही इज़ माई लेफ्ट हैंड, ही इज़ माई राइट हैंड, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसका क्या मतलब है? वो टीम में इतना महत्वपूर्ण है कि जितना महत्वपूर्ण मेरा राइट हैंड है। तो हम जो इतने सारे हाथों की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम। और भगवान को हम, जैसे कोई भी बड़े हैं, जैसे भगवान बुद्धि थे, तो भगवान बुद्ध क्या बुद्ध धर्म को अकेले इतना फैला सकते थे? कहाँ कहाँ चला गया? तो वो जो सारे भिक्षु जो उसको लेके गए दुनिया के कोने कोने तक, वो सब लोग भगवान के हाथ थे। इजंट इट? और हमने तो इस बात को समझा ही है कि हम भी ईश्वर का अंश हैं। तो जब आप किसी अच्छे मिशन को लेके आगे बढ़ते हो, तो हाउ यू टीम अप विद अदर्स, दूसरे लोग आपके साथ कैसे जुड़ते हैं? अब आप तो स्टूडेंट हैं, तो आपके हैंड्स कैसे हो सकते हैं? दूसरे स्टूडेंट्स आपके लिए पढ़ाई थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना? अरे करेंगे ना भाई। दूसरे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हो? जाके उनसे मदद ले सकते हो कि नहीं? तो इन ए वे वो आपके सपोर्ट हो गए कि नहीं? हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी लेकिन थोड़ा सीरियस अफेयर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से जब हम बिजनेस में होते हैं, जब हम टीम वर्क में होते हैं। पर यस, जस्ट आई वॉन्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट यस, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस चाहिए तो वो थोड़ा एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आप उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इस बुक में से हमने सीखे थे। और क्या इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे, मुझे तो सार रूप में ये 4 चीज़ें इस किताब में दिखाई थी। और एक मैंने आपको कल एक सिद्धांत की बात और की थी कि भंवर में नहीं फंसना है। तो ये जो वर्लपूल जो क्रिएट होता है, छोटी 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 इतनी सारी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं दिन भर में, ये चीज़ें जो है हमको बहा के ले जाती हैं, हमारे ध्यान को, हमारी दूसरी चीज़ों को। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मुझे लगता है इस किताब के ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका पूरा जिस्ट जो है वो हमको आ गया। और इस भंवर से आप बचेंगे कैसे? तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन को अपने दिमाग में पूरा क्रिएट करें। तो जब हमारे सामने लक्ष्य बहुत क्लियर होता है, बहुत स्पष्ट होता है, तो हम अपनी नाव को पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ एक तरफ बढ़ाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ है। मान लीजिए कि आपकी नाव जो है वो समंदर में है और अब आपको आगे बढ़ना है। एक तरफ एक सिचुएशन है जहाँ आपको किनारा दिख रहा है और एक सिचुएशन है जहाँ आपको समंदर में चारों तरफ कोई किनारा नहीं दिख रहा। कौन सी स्थिति है जिसमें आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे और जल्दी पहुँचोगे?
एक तरफ आपको किनारा दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको चारों तरफ पानी है, आपको दिख ही नहीं रहा। किनारे की तरफ जाएंगे, क्यों? आपको एक दिशा मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गया, तो आपको पता है पूरी ताकत से उधर बढ़ना है। तो ठीक वही बात है, जब हम अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को अगले दिन के लिए एक लक्ष्य दे देते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू टुमारो, दिस इज़ हाउ आई वांट टू गो, तो फिर चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। नहीं तो हमारा जो सबकॉन्शियस है, ऑटो पायलट जो है, वो हमको समंदर में जब किधर भी किनारा नहीं दिखता तो ठीक है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है, जितना हो रहा है हो रहा है, दिस इज़ हाउ थिंग्स गो। तो ये 4-5 इम्पॉर्टेंट बातें जो हमने सीखी, 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन अचीविंग वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल्स। तो इस आज के इस बुक में इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।